भारत के इतिहास में 25 जून 1975 एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि तत्कालीन कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात में आपातकाल लगाया था। 26 जून के सुबह होते होते हजारों नेतागण सब गिरफ्तार हो चुके थे। अनेक संस्थाएं प्रतिबंधित हो चुकी थी। उस काले अध्याय जिसे आपातकाल का नाम दिया गया, वह भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में भी एक तानाशाह के द्वारा लिए गए निर्णय के रूप में देखा जाता है। इस क्रूरतम अत्याचार आपातकाल के दौरान जो हुए, अनेक संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया, समाचार पत्र पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया और हम अपनी आवाज लोकतंत्र के माध्यम से हम नहीं उठा सकते हैं, उठाने पर जेल में डाला जाना शुरू किया गया। इस प्रकार इस 21 महीने तक चलने वाले आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने वो सब कुछ किया जो उसको एक तानाशाह के रूप में, प्रधानमंत्री के बने रहने के रूप में वो सोची थी। बंधुओं, इस आपातकाल के लगने के पीछे जो कारण है, उस कारण के ऊपर एक दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी आखिर क्यों आपातकाल लगाई, क्यों ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रतिबंधित किया, क्यों हजारों लाखों लोगों के मांग के, उनकी बहनों के मांग के सिंदूर धुल गए। तो हम पाते हैं कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पर एक अजेय बहुमत के साथ वह चुनकर आती है। 1971 में ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र किया गया और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर के अजेय बहुमत प्राप्त कर लिया और अजेय बहुमत के साथ इन्होंने पूरे देश में एक नए अवतार के रूप में अपने को सिद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। हम सब जानते हैं कि यह जो अजेय बहुमत मिला, उसका परिणाम हुआ कि पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, उनका जो अपना इंटरनल सिंडिकेट था उसके अंदर वह वर्चस्व कायम करना चाहती थी, लेकिन वह सिंडिकेट बहुमत में उनके खिलाफ था। परिणाम हुआ कि उन्होंने सिंडिकेट के लोगों को भी बाहर किया और अपना किचन कैबिनेट के माध्यम से शासन चलाना प्रारंभ कर दी। तो इस आपातकाल को जो लागू किया गया, इसके पीछे अगर हम दृष्टिपात करें तो 3 मूलभूत कारण हम पाते हैं। पहला कि उसी समय 74 में गुजरात में एक छात्रों का आंदोलन प्रारंभ हो गया और वो छात्र आंदोलन आगे चल करके गुजरात नवनिर्माण आंदोलन का नाम धारण करके वो चला। और उस आंदोलन के पीछे कारण क्या था? तो गुजरात विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज के हॉस्टल में कॉलेज के छात्रों की फी की वृद्धि हो गई, छात्रावास के फी की वृद्धि हो गई। इस फीस वृद्धि को लेकर के छात्रों ने आंदोलन प्रारंभ किया कि इस समय महंगाई है और इस समय छात्रों को फीस वृद्धि का उन्होंने विरोध किया। पढ़ाई नहीं होती है, रिजल्ट नहीं निकलता है और फी की वृद्धि होती है और वो कॉलेज के छात्रावास का आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण गुजरात का आंदोलन बन गया। उसी समय जो कहाँ के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल के खिलाफ आंदोलन बड़ा रूप ले लिया। हम सब यह जानते हैं कि उस समय मोरारजी देसाई
जो कांग्रेस ओ के सदस्य हो चुके थे, तो 1967 से ही इंदिरा गांधी के खिलाफ जो पुराने कांग्रेस के थे उनको इंदिरा गांधी ने निकालना शुरू किया। तो कांग्रेस ओ के नेता के रूप में मोरारजी भाई देसाई गुजरात के बहुत बड़े नेता थे, उनके विरोधी के रूप में माने जाते थे। इन्होंने भी अनशन शुरू किया मोरारजी देसाई ने कि चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ेगा, और यह गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन जो है वह एक संपूर्ण गुजरात का रूप धारण कर लिया। इसी समय हम देखते हैं कि बिहार में भी एक आंदोलन शुरू हो गया। तो गुजरात में जो आंदोलन शुरू हुआ, उस गुजरात के आंदोलन के फलस्वरूप चिमन भाई पटेल को श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री के पद से हटाया, इस्तीफा ले लिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया गुजरात में। और उसके बाद ठीक 11 महीने के बाद गुजरात में जब चुनाव होता है तो श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है, और वहां पर जनता मोर्चा करके संगठन कांग्रेस और भी लोग मिल करके एक मोर्चा बनाते हैं और उसकी सरकार बन जाती है। यानी गुजरात में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। परिणाम क्या होता है? जनता इससे उत्साहित होती है। इधर बिहार में भी आंदोलन चल रहा होता है, बिहार के छात्रों ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, और उस आंदोलन में छात्र संघर्ष समिति नाम से एक संगठन बनाया गया। हम सब जानते हैं कि बिहार में भी महंगाई, बेरोजगारी, फीस वृद्धि, इन सब विषय को लेकर के छात्र आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा था। और 16, 17, 18 जनवरी को ही पटना में एक बड़ी बैठक होती है। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भी अन्य छात्र संघ के नेताओं के साथ यह निर्णय होता है कि इस आंदोलन को, इस छात्र आंदोलन को किस रूप में ले जाया जाए। यह भी निर्णय होता है कि यह आंदोलन केवल विश्वविद्यालय तक सीमित रहेगा या इस आंदोलन को बिहार सरकार के खिलाफ इसको बढ़ाया जाए। उस बैठक में यह तय होता है कि विश्वविद्यालय तो उसकी छोटी इकाई है, अब इसके खिलाफ हम बिहार सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को करेंगे। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर होते हैं, और ये आंदोलन धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के छात्रगण पूरे देश में छात्र संघ में जीते थे। पटना विश्वविद्यालय में भी उस समय समाजवादी युवजन सभा, जिसके लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष थे, उनसे समझौता करके पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ ने में चुनाव जीता। जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी है, वो महामंत्री बने थे। उसके पहले के चुनाव में अभी जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे। तो इस प्रकार से छात्र संघ द्वारा और समाजवादी युवजन सभा, विद्यार्थी परिषद, ये सब मिलकर के एक आंदोलन प्रारंभ किया। फिर फरवरी में छात्र नेता सम्मेलन होता है इस आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए। 17-18 फरवरी को उसमें पूरे देश भर के छात्र संघ के नेता आते हैं। अरुण जेटली उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, वो भी उस आंदोलन को, उस पटना के छात्र नेता सम्मेलन में आते हैं। और उसी में यह तय होता है कि अब हम इस आंदोलन को अगला रूप प्रदान करें। और ये जो बिहार आंदोलन जो है, यह हम देखते हैं कि धीरे धीरे जन आंदोलन बन जाता है। अब्दुल गफूर से इस्तीफा की मांग होती है और अब्दुल गफूर इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। उधर श्रीमती इंदिरा गांधी देखती है कि चिमन भाई पटेल से हमने इस्तीफा ले लिया, राष्ट्रपति शासन लागू किया, और राष्ट्रपति शासन लागू के बाद चुनाव हुआ तो कांग्रेस वहां हार गई। तो यहां पर कितने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा, ये श्रीमती इंदिरा गांधी सशंकित हो गई और उसने तय किया कि हम अब्दुल गफूर से इस्तीफा नहीं लेंगे। 18 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए बड़ा भारी जुलूस निकलता है बंधुओं, और उस जुलूस पर लाठीचार्ज हो जाता है और उसमें अनेक आंदोलनकारी गिरफ्तार किए जाते हैं। कई बैरिकेडिंग टूटता है। बिहार विधानसभा का 18 मार्च को ही 74 की बात है, विधानसभा का सत्र आरंभ होने वाला था। वहां उस समय के राज्यपाल हरिनाथ मिश्र उसको संबोधित करने वाले थे। छात्रों ने उनका घेराव किया, उनसे इस्तीफा लेना चाहा, कहा कि आप विधानसभा का सत्र को उद्घाटन मत कीजिए, लेकिन पुलिस तो लाठीचार्ज की, अनेक छात्र घायल हो गए। और उसी में जो आंदोलनकारी को बस गिरफ्तार करने के लिए आई थी, उस बस में किसी ने आग लगा दिया। तो अब ये आंदोलन हिंसक रूप ले लिया
और उस 18 मार्च के आंदोलन के बाद ये छात्र संघर्ष समिति और छात्र संघ मिलकर के तय किया कि इस आंदोलन का नेतृत्व तो अब किसी ऐसे नेता के हाथ में दिया जाए जो सर्वमान्य हो। अब तब उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी के पास सब लोग जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। और जयप्रकाश नारायण कई विषय को सोचते हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस आंदोलन का तभी नेतृत्व मैं करूंगा जब तक कि इस पर कोई हिंसा का आरोप न लगे, इसमें गलत प्रवृत्ति के लोग न आवे। और अपने विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के सब लोगों ने आश्वासन दिया कि आपके नेतृत्व में ही आंदोलन चलेगा, जो आप कहेंगे वो हम सब लोग करेंगे। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि ये आंदोलन जो है बिहार आंदोलन, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ। आगे चल करके इसी आंदोलन के तहत हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा पटना के गांधी मैदान में एक विशाल आम सभा हुई। पूरा गांधी मैदान भर गया था और उस गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया कि जो सत्ता है इस सत्ता को उखाड़ फेंकना पड़ेगा और बिहार विधानसभा के जो लोग हैं वो इस्तीफा दें और फिर से चुनाव कराया जाए। परिणाम होता है कि इस आंदोलन को लेकर के उस समय इंदिरा गांधी और अपना तानाशाह रुख अपनाती है। हम सब जानते हैं कि उसी 74 आंदोलन में के दौरान छात्र आंदोलन जब जन आंदोलन के रूप में होता है तो उस आंदोलन के लिए दबाने के लिए अनेक प्रकार के जो हथकंडे होते हैं वो प्रशासन शासन के द्वारा लिए गए। उस 18 मार्च की जो गांधी मैदान की सभा हुई, उस सभा के में से इंदिरा गांधी डर गई। बिहार सरकार भी के लोग सशंकित हो गए कि पता नहीं यही गुजरात की स्थिति होने वाली है। और आगे चल करके इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार अपनी ओर से कठोर कार्रवाई करना शुरू किया और उस कठोर कार्रवाई के अंतर्गत हम देखते हैं कि अनेक लोग गिरफ्तार किए जाने लगे। इसी बीच हुआ तय कि नहीं, अब इसमें अनेक संगठन को शामिल किया जाए। उस समय जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, वो जनसंघ नाम की पार्टी थी और उसमें सोशलिस्ट पार्टी भी थी। ये सब लोगों ने तय किया कि नहीं, इस छात्र आंदोलन के साथ अब हम लोग हैं, जेपी हमारे नेता हैं और बिहार विधानसभा के विधायकों से इस्तीफा दिलाया जाए। परिणाम होता है कि 12 विधायक उस समय इस्तीफा दे देते हैं। सबसे पहले जनसंघ के, आगे चल करके सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी इस्तीफा देते हैं और धीरे धीरे विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार 19 विधायक इस्तीफा दे चुके होते हैं। अब जब विधायक एक के बाद एक इस्तीफा देते हैं, परिणाम होता है कि अब विधानसभा कैसे चले। धीरे धीरे छात्र संघर्ष समिति, सर्वोदय मंडल, चरखा समिति जो जेपी का था, ये सब उस आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इस आंदोलन का कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। परिणाम क्या हुआ, वो किनारे हो गए और यह आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। 5 जून 1974 को गांधी मैदान से फिर एक मौन जुलूस निकलता है। अब पटना का जो आज आयकर गोलंबर जिसको कहते हैं, वहां पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उस समय जो जनसंघ के जो बहुत बड़े नेता थे और नानाजी देशमुख, उन्होंने अपने हाथों पर जयप्रकाश नारायण के सर के ऊपर जो लाठी पड़ा था उसके अपने हाथों पर लिया। फलस्वरूप नानाजी देशमुख जी का हाथ टूटता है, लेकिन इससे जयप्रकाश नारायण घायल होने से बच जाते हैं। और यह आंदोलन पर अब हो गया कि सरकार इसको सख्ती कर रही है। बंधुओं, इसी प्रकार से ये 5 जून के बाद गांधी मैदान में जो विशाल जुलूस निकला जनसभा के बाद, फिर 8 अप्रैल को फिर जुलूस निकलता है जेपी के नेतृत्व में और यह आंदोलन क्रमशः धरना प्रदर्शन इस रूप में एक बड़ा रूप ले लिया पूरे बिहार में। उधर गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन से सफलता मिलती है, इधर बिहार आंदोलन एक बड़ा स्वरूप धारण करता है। अब तीसरी ओर हम दृष्टिपात करें तो देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी चूंकि 1971 में अपार बहुमत से वो जीती थी, 352 सीट उसको आया था श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकसभा में, और एक प्रकार से तानाशाह हो गई थी वो।
और उन्होंने इसका मुकाबला करना चाहा। इसी दौरान राजनारायण, चूंकि श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे रायबरेली से, तो राजनारायण हार गए थे। राजनारायण ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती है 71 का चुनाव लोकसभा, वह सरकारी तंत्र का गलत दुरुपयोग करके जीती है। उसमें बिजली विभाग से बिजली लेना, पुलिस के द्वारा मंच बनवाना, जनता में पैसे बांटना, ये सब हाई कोर्ट में साबित हो गया। तो 74 में जो याचिका राजनारायण ने डाला वो उस समय 71 में, तो 71, 72, 73 और 74 आते आते चूंकि वह उस पर फैसला आ गया हाई कोर्ट का, और 12 जून 1974 को हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। जगमोहन लाल सिन्हा उस समय हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी ने गलत तरीके से ये चुनाव जीती है, इसलिए इनका अवैध किया जाता है। यानी एक प्रधानमंत्री, उसका चुनाव लोकसभा की सदस्यता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और उसने कहा कि 6 साल तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये भी साबित हाई कोर्ट ने आदेश दिया। अब इंदिरा गांधी को तिल मिला गई। अब इसको उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी हम देखते हैं कि 24 जून 1975 को फैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही है और श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा का सदस्य नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री होने के नाते वो 6 महीने तक रह सकती है, इस दौरान वो कहीं से अपनी सदस्यता ले, लेकिन वह श्रीमती इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती है, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट में। ये 24 जून की बात है बंधुओं। उसी दिन देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी तिलमिला जाती है कि अब क्या करें। हाई कोर्ट से भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए। उधर गुजरात में कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बन गई, इधर बिहार का भी आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। इसी दौरान रेलवे का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला पूरे देश भर में। उसमें जनता मजदूर संघ, जॉर्ज फर्नांडिस उसके अध्यक्ष थे, बहुत बड़े नेता थे, और भी रेलवे के लोगों ने आंदोलन किया और ये आंदोलन में 70% से ज्यादा कर्मचारियों ने भाग लिया। अब जहां की तहां ट्रेन खड़ी है, हम देखते हैं कि गार्ड नहीं है, ड्राइवर नहीं है, स्टेशन मास्टर नहीं है, ये सब लोग हैं, लेकिन शक्ति करके जबरदस्ती उस ट्रेन को इंदिरा गांधी ने चलवाया। अनेक कर्मचारी को जेल में डाला, कर्मचारी जेल में गए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। तो ये जो रेलवे का जो आंदोलन चला, ये हड़ताल जो चला रेलवे के कर्मचारियों द्वारा, एक बहुत बड़ा हड़ताल चला। इस रूप में देखते हैं कि एक रेलवे की हड़ताल हो गई। आगे चलकर देखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, इधर से चुनाव पर उसके सुप्रीम कोर्ट से के द्वारा अवैध किया गया, उधर रेलवे का हड़ताल, उधर बिहार आंदोलन, ये धीरे धीरे पूरे देश में आंदोलन करने लगा। 25 जून को रामलीला जो है गांधी मैदान, रामलीला मैदान जो दिल्ली का है, उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी आम सभा की गई। क्योंकि 24 तारीख को इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध हो गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, तो 25 तारीख को एक रामलीला मैदान में सभा होती है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब आते हैं उसमें, अशोक मेहता, ये सब लोग भाषण देते हैं। और उसी रात्रि में इंदिरा गांधी बगैर कैबिनेट का बैठक लिए हुए और जाकर के राष्ट्रपति के से मिल करके वो प्रस्ताव भिजवाती है कि राष्ट्रपति इसको सिग्नेचर करें। और आधी रात में वह राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने सिग्नेचर किया और आधी रात में ही आपातकाल लागू हो गया। जयप्रकाश नारायण उस समय दिल्ली में ही रुके थे, चूंकि शाम में आम सभा थी, रात्रि में वो वहां पर वो रुके हुए थे, उनको रात्रि में गिरफ्तार किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया, आडवाणी जी को किया गया, पूरे देश में गिरफ्तारी का दौर चला। अब चंद्रशेखर उस समय कांग्रेस के नेता थे, युवा दूर के थे, वो जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए गए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से कांग्रेस के भी वैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया जो इंदिरा गांधी के समर्थक नहीं थे। इस तरह से कांग्रेस हो, जनसंघ हो, सारे नेता रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए। बिहार में भी हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए, 2500 लोग गिरफ्तार किए गए। इस प्रकार से अब ये आपातकाल शुरू होता है
और इस आपातकाल के दौरान प्रत्येक अखबार को सेंसरशिप लगा दिया गया कि आप अखबार तभी छापेंगे जब हमारी सरकार अनुमति देगी, अखबार में वही छापेंगे जो हम चाहेंगे। परिणाम क्या हुआ, सभी अखबार के दफ्तर में एक एक सरकारी अफसर बैठा दिए गए। वो सरकारी अफसर तय करता था कि कौन समाचार छापना है, कौन समाचार नहीं छापना है। आंदोलनकारी की गिरफ्तारी शुरू हो गई, सबके घर की कुर्की जब्ती हो गई, जेल में उनको नख निकाल दिया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनकी काफी पिटाई हुई। इस प्रकार से ये आंदोलन अब गांव गांव का आंदोलन हो गया। जयप्रकाश नारायण जी की उस समय उम्र 72 साल से ऊपर थी, वो बीमार थे, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के पिता के तुल्य थे जयप्रकाश नारायण, लेकिन उनको भी मीसा के अंतर्गत डाल दिया गया। हम उधर देखते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस को बड़ौदा डायनामाइट कांड का आरोप लगा करके मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। ये अब आपातकाल चालू हो गया, सारी संस्थाएं बंद, और जो श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी अब हो रहा है, और कैबिनेट तो उनके आगे कुछ था ही नहीं। इसी समय उनके पुत्र संजय गांधी ने अपना एक मनमाना शुरू किया, और वो था जबरन नसबंदी, यानी फैमिली प्लानिंग। अब किसी को बच्चा 2 हो या 1 हो और इससे ज्यादा नहीं हो, उन्होंने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उसको अस्पताल ले जाना और उसको नसबंदी कराना। तुर्कमान गेट पर उन्होंने बुलडोजर संजय गांधी ने चला दिया। इस प्रकार के सत्ता के 2 ध्रुव हो गए, इंदिरा गांधी एक, उनका सुपुत्र संजय गांधी दूसरी तरफ। और इन लोगों ने पूरे देश भर में जो अत्याचार किया, उसकी कहानी क्या कहा जा सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें अनेक लोगों को गोलियों से छलनी किया गया, अनेक लोग मृत्यु हो गए, शहीद हो गए, उन पर पुलिस ने गोली चलाई। पटना में ही छात्र आंदोलन में जो शुरू हुआ, उसमें पहले गोली चली थी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के द्वारा चले आंदोलन पर, बाद में जयप्रकाश नारायण आते हैं। इस तरह से पूरे देश में छात्रों के ऊपर देखते ही गोली चलाने का आदेश इंदिरा गांधी ने दिया। परिणाम क्या हुआ, 12 जून 1975 को हम देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट वो जो अवैध किया, अब श्रीमती इंदिरा गांधी अपना आदेश निकालती है कि ये चुनाव लोकसभा समाप्त। अब लोकसभा उन्होंने भंग कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इस दौरान उनको ये पता चला कि आईबी ने रिपोर्ट दिया कि अब समय पर ट्रेन चल रही है, जनता ठीक है, अभी जनता आपके पक्ष में है, सारे नेता जेल के अंदर चले गए हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए थे। उसमें 70% से ज्यादा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद और जनसंघ के लोग थे। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, जनसंघ सहित अनेक संगठनों को प्रतिबंधित किया गया था। उनके कार्यालय पर छापामारी हुई थी। आप आरएसएस की शाखा नहीं लगा सकते हैं, आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप अगर कुछ करेंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अनेक संस्थाओं को जेल के अंदर, उनके समर्थकों को जेल के अंदर डाला गया। और हम देखते हैं कि उनको बोलने की, अब कब वो रिहा होंगे ये कहना मुश्किल है। और ये लगातार 21 महीने तक चला है। इस 21 महीने के अंतर्गत भूमिगत आंदोलन चलाना पड़ा, और उस भूमिगत आंदोलन में जो जेल के अंदर है वो तो जेल के अंदर है, जो भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, वो जनता के पास जा करके अपना एक कोई ना कोई समाचार पत्र के माध्यम से वो शुरू किया। तो एक लोकवाणी नाम की एक पत्रिका अपने लोगों ने निकाला, आंदोलनकारियों ने उसको साइक्लो स्टाइल करते थे और घर घर पहुंचाते थे लोकवाणी के माध्यम से। उस समय नारा लगता था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, इंदिरा गांधी कसाई है, ऐसा करके एक आंदोलन उस समय नारा लगता था। बीएमपी मेरा भाई है, सीआरपी कसाई है, क्योंकि बिहार मिलिट्री पुलिस कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के थोड़ा पक्ष में थी। वो लाठीचार्ज, गोली चार्ज नहीं करती थी, लेकिन सीआरपी सीधे सीधे लाठीचार्ज करते थे। तो यह एक उस समय हम देखते हैं कि ये सारी चीज हुई। उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने एक दिनकर जी की जो कविता है उसको उद्धृत किया था। सदियों की ठंडी बुझी राख सुखभुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब इंदिरा गांधी को लगा कि अब तो हमारी सत्ता चली गई, इसलिए अब इन सब लोगों को के ऊपर
जो प्रतिबंध लगाया गया, जेल में डाला गया, ये कब तक ये जेल में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं हुई। और इस रूप में नसबंदी से लेकर के सारी चीजें, प्रेस की का आजादी छीन लेना, सबको अंदर कर देना, ये चला अत्याचार होना। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस दौरान एक और बड़ी घटना घट गई। इसी में सुब्रह्मण्यम स्वामी राज्यसभा के सदस्य थे जनसंघ के, वो भेष बदल करके संसद के अंदर आ गए। उन्होंने संसद में ललकार कर कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो ये कर रही है मैं इसका विरोध करता हूं। सब लोगों ने देखा कि अरे सारे नेता जेल में हैं, ये सुब्रह्मण्यम स्वामी कहां से आ गए लोकसभा, ये राज्यसभा में, और तुरंत ये कह करके फिर भेष बदल करके फिर संसद से बाहर निकल गए और विदेश चले गए। सुब्रह्मण्यम स्वामी को सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी और विदेशों में भी अनेक संगठनों के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के इस अत्याचार का विरोध शुरू हुआ। तो भारत के अंदर उनके अत्याचार का विरोध, भारत के बाहर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन सब, रूस तो उन्होंने अपने समर्थन में ले लिया था। इंदिरा गांधी ने कहते हैं कि CIA ये तय करती थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के घर में CIA का एजेंट रहते थे। CIA के अनुसार सारा मंत्रिमंडल की बैठक में CIA के लोग बैठे रहते थे, कई मंत्री CIA के संपर्क में थे। इस प्रकार से उस समय पूरी तरह से ये उनका जो कदम था वह विदेशी हाथों में, गुप्तचर के हाथ में चला गया था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, अनेक राष्ट्रवादी संगठनों के इस प्रयास से एक बहुत बड़ा हुआ कि पूरी इसके साथ है। लेकिन IB का रिपोर्ट आया कि नहीं, आप चुनाव जीत सकते हैं। परिणाम हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 में 11, 12, 13 मार्च को चुनाव की घोषणा कर दी और जनवरी में ही उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि अब मैं फिर से अपार बहुमत से ये चुनाव जीत सकती हूं। चूंकि 71 में चुनाव जीता था, 75 में तो इमरजेंसी ही लागू हो गया, चुनाव रद्द हो गया, ये पूरा इनका संसद को भंग कर दिया गया। परिणाम हुआ कि 77 में चुनाव कराती है और उस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी अपने तो हारती ही है रायबरेली से, और पूरे देश में उसकी पार्टी की हार हो जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कई जगहों पर एक भी सीट उसे नहीं मिलता है और मध्य प्रदेश, परिणाम केवल दक्षिण में कुछ सीटों पर वो जीतती है। उनके उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, वो कहते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी इंदिरा गांधी ही भारत है, भारत ही इंदिरा गांधी है। इस प्रकार से उन्होंने देवकांत बरुआ ने कहा था। लेकिन उस 77 के चुनाव में मार्च में श्रीमती इंदिरा गांधी की हार होती है। जनता ने एक नए सभी संगठनों के लोगों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी। उसमें कई संगठन के लोग शामिल थे, कई पार्टी के लोग शामिल हुए थे और उनके द्वारा एक अपार बहुमत मिलता है और उसके प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बनाए जाते हैं और इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी की हार होती है। तो हम देखते हैं कि 21 महीने तक ये चलने वाला काला अध्याय, ये आपातकाल जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर लादा था, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट किया था और जन अधिकार को उन्होंने छीन लिया था, उसका एक खात्मा जनता ने आगे आकर के किया और इस प्रकार से एक काला अध्याय तो इतिहास में दर्ज है। लेकिन इसका खात्मा जनता कर सकती है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, वो जनता अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा एक तानाशाह को नीचे जमीन पर उतार सकती है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इस भारतीय इतिहास में दिखाई पड़ता है और हम सब जानते हैं कि उसके बाद फिर किसी पार्टी ने, किसी कांग्रेस की सरकार ने फिर से आपातकाल लागू करने का इरादा अपना छोड़ दिया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से दुनिया में भारत के लोकतंत्र की क्या खासियत है, यह एक संदर्भ हम देख सकते हैं और उस लोकतंत्र के माध्यम से भारत का शासन चल रहा है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।